नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, और जिनकी संख्या लगभग में 100 होगी, यानी कि 100 एमसीक्यूज के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आप देखेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, मेजर माइनर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखें, 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है, जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। फिजिकल जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा। यह क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होगा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय के लिए, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और जिनका जो है माइनर में पेपर होता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी 2027 की परीक्षा के लिए महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और एक आध दो विश्वविद्यालय और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है, सौर मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से? सौर मंडल में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, सौर मंडल में सूर्य सम्मिलित है, ग्रह भी होते हैं और उपग्रह भी होते हैं। ठीक है, सूर्य कौन है? सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। ग्रह के चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। जैसे कि सूर्य का चक्कर ग्रह यानी पृथ्वी लगाता है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य जो है एक तारा है। यानी सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में सौरमंडल का प्रधान ग्रह होता है, मतलब प्रधान केंद्र होता है। सूर्य के अलावा सौरमंडल का हिस्सा और कोई तारे नहीं होते। सूर्य भी एक तारा ही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन तारे जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कितने ग्रह हैं बेटा? पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं, चूंकि एक ग्रह जो है प्लूटो जिसका नाम है वो अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ गया। क्षुद्र ग्रह मतलब कि वो अपने पथ से जो है भटक गया है, वो परिक्रमा जो है एक निश्चित जो है पथ पर नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, नदी की युवा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नहीं होता है? पूछा गया नहीं होता है, बताएं। नदी की युवा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नहीं होता है? देखिए, नदी की युवा अवस्था की अगर बात की जाए बेटा, तो युवा अवस्था में नदी कैनियन बनाती है, जलप्रपात भी बनाती है यानी झरना, और गार्ज का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये तीनों निर्माण युवा अवस्था में होता है, जबकि एस्चुरी जो होती है बेटा, जिसको ज्वार नदमुख कहते हैं, ये एक प्रकार से क्या होता है, ज्वार नदमुख जो होता है युवा अवस्था में नहीं बनाती है, ये वृद्धावस्था में बनाती है। जब समुद्र में मिलती है जाकर के नदी, तो वृद्धावस्था में अपनी होती है। ठीक है, तब वह बनाता है ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी, जबकि कैनियन गार जो जलप्रपात युवा अवस्था में बनाती है। जब नदियां निकलती हैं एकदम से उमड़ते घुमड़ते बम 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 चलती नदियां, तब जाकर के शुरुआती दौर में ही कुछ दूर पर जाकर के वो इन सभी चीजों का निर्माण करती हैं। तीसरा प्रश्न, 21वीं शताब्दी में सौरमंडल के किस ग्रह का स्तर घटा दिया गया है? बताएं। 21वीं शताब्दी में सौरमंडल के किस ग्रह का स्तर घटा दिया गया है? बताएं। तो बुध ठीक है, बुध स्तर ठीक है, शनि भी एक ग्रह है, ठीक है, अरुण भी एक ग्रह है, जबकि यम जिसको प्लूटो कहते हैं इसको हटा दिया गया। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, प्लूटो जो ग्रह है ये अपनी कक्षा से भटक गया है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। 2006 के आसपास इसको हटाया गया है, ये अब एक ग्रह नहीं रहा है। देखिए, हमारे वेदों पुराणों में ग्रहों को लेकर के एक जो है श्लोक आता है। उस श्लोक में जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुर च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, ये 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? उसी को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। प्रकाश 1 सेकंड में, ठीक है, जितनी दूरी तय करता है, 1 वर्ष में दूरी जितनी तय करता है, प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है? सूर्य द्वारा अपनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी नाम है सूर्य की आकाशगंगा, जो अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे मंदाकिनी। ठीक है, उसके केंद्र का एक चक्कर लगाने में लगने वाला जो समय होता है उसी को कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो इसमें से आप देखते हैं स्थल रूप का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं, पादपों का अध्ययन भी करते हैं, जंतुओं का भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, जबकि अधिवास का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, अधिवास का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। किस भूगोल के अंदर? मानव भूगोल के अंदर हम लोग अधिवास का अध्ययन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, महासागरीय लहरों का निचला भाग
है। महासागरीय लहरों का निचला भाग कौन सा होता है? द्रोणी कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागरीय लहरों के सबसे निचले भाग को द्रोणी और सबसे ऊपरी भाग को क्रेस्ट यानी कि शीर्ष कहा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष और सबसे निचले भाग को द्रोणी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता इनमें से बताएं। अपक्षय जो होता है प्रमुख अभिकर्ता तापमान होता है। टेम्परेचर से अपक्षय बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वेदरिंग जो होता है यानी दो पत्थर का चिटकना, जब एक पत्थर का चिटक जाना उसी को वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहा जाता है। तो तापमान के उतार चढ़ाव से चट्टानों के टूटने का एक प्रकार से जो प्रमुख जो भौतिक कारक होता है वो आपका तापमान ही होता है, टेम्परेचर। वायु दाब दर्शाया जाता है। वायु दाब जो होता है समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? समदाब रेखाओं के द्वारा। आइसोबार्स इसको कहते हैं। तो समदाब रेखाओं के द्वारा समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को आइसोबार्स कहते हैं या समदाब रेखा कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रेखा जो होती है समान वायु दाब वाले इलाकों को डिनोट करती है, बताती है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, इट मतलब इफ टेम्परेचर इज मोर देन एयर प्रेशर इज। तापमान अधिक होता है तो वायु दाब जो है कितना होता है? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है बेटा, टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है। टेम्परेचर घटेगा तो क्या हो जाएगा? वायु जो होती है ठंडी हो जाती, वायु में नमी हो जाती, इसीलिए वायु वजन में ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वायु दाब बढ़ जाता है। ठीक है, और जब वायु में नमी नहीं रहती तो वायु दाब घट जाता है। क्योंकि वायु हल्की हो जाती तो हल्की वायु ऊपर उठती है। गर्मियों के महीने में आप देखते हैं वायु जो होती है गर्म होती है तो ऊपर उठती है। ठीक है, लेकिन ठंडियों के महीने में वायु जो होती है ठंडी होती है, इसलिए नीचे कोहरा पड़ता है। समझ में आ रही चीजें? क्लियर? तो इसका करेक्ट, जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब जो हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। चिनूक हवाएं कहाँ पर पाई जाती है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चिनूक हवाएं कहाँ पर पाई जाती है? 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिनूक हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलने वाली एक गर्म हवा होगी तो शुष्क हवा होगी, यानी गर्म और शुष्क हवा जो पूर्वी ढलानों पर चलती है रॉकी पर्वत के, जो कि अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। चिनूक नाम की जो हवा होती है वहीं पर चलती है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सी टी वायु राशियां। फटाफट से आप बताने का प्रयास। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सी टी वायु राशियां हैं। सी टी वायु राशियां जो होती है बेटा, सी माने क्या होता है? कॉन्टिनेंटल, टी माने होता है ट्रॉपिकल। सी टी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है? ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल यानी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो सीटी का मतलब यही होता है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप। ये एक वायु राशि होती है, आमतौर पर जो है गर्म और शुष्क होती है, अक्सर मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये उत्पन्न होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शीतोष्ण चक्रवात कहाँ आते हैं? शीतोष्ण चक्रवात कहाँ आते हैं बेटा? शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं मध्य अक्षांशों में आते हैं। कहाँ पर? मध्य अक्षांशों में आते हैं खास करके। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य अक्षांश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका निम्न अक्षांश 2 बार छापा गया है यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी 5 से डिग्री 15 से उत्तरी अक्षांश में दोनों, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए। चलिए, पर 2 बार है, हालांकि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य अक्षांश इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 5 डिग्री से लेकर के। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात की अगर बात की जाए, शीतोष्ण चक्रवात आमतौर पर 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में आते हैं। तो विकल्प 4 और 5 जो है निम्न अक्षांशों को दर्शाते हैं संभवतः प्रश्न में। इसमें आप देखते हैं प्रश्न ही थोड़ा सा गलत कर दिया गया है, हालांकि इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आगे बढ़ते 13 नंबर, तो दूसरा और चौथा दोनों इसमें करेक्ट आंसर हो सकते हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादित की थी। ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी बेटा? ज्वारीय परिकल्पना की बात की जाए तो किसने प्रतिपादित की थी? 13 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरीज ने प्रतिपादित की थी। किसने? जेम्स जीन्स और जेफरीज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान थे सर जेम्स जीन्स, उन्होंने किया था 1919 में। किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन। इसके बाद में हेरोल्ड जेफरीज नाम के विद्वान आते हैं 1929 में। इसके 10 सालों के बाद में 1929 में कुछ संशोधन किया इनके जो है सिद्धांत में, इसीलिए इस सिद्धांत को जीन्स जेफरीज की परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा विशालकाय तारा गुजरा। उस तारे की आकर्षण शक्ति जो थी, ग्रेविटेशनल पुल जो था, उसकी वजह से सूर्य की सतह से गैस का एक ज्वार उठा। ठीक है, और सूर्य से निकला यह गैसीय भाग एक सिगार के आकार का था, जिसे फिलामेंट कहा गया। जब वह तारा सूर्य से दूर चला गया तो यह फिलामेंट सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे ठंडा हो गया और जो ग्रहों के रूप में धीरे धीरे करके टूट गया। इसके अलावा कांट की अगर बात की जाए तो कांट ने क्या दिया है? यहाँ पर कांट ऑप्शन होंगे, कांट, इमेनुअल कांट की अगर बात की, इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। जबकि लाप्लास की बात की तो लाप्लास ने क्या दिया है? निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। भारत किस प्लेट के अंतर्गत आता है? तो भारत जो होता है किस प्लेट के अंतर्गत आता है बेटा? भारत जो होता है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अंतर्गत आता है। किसके? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के अंतर्गत आता है भारत। ठीक है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारतीय मतलब भारत इसी विशाल प्लेट का हिस्सा है। लाखों साल पहले यह प्लेट दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। उत्तर की ओर खिसकते खिसकते आकर के यूरेशियन प्लेट से आकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकरा जाती है और इन दोनों प्लेटों की टक्कर से टेथीज सागर में जो मलबा पड़ा था वही निकल करके हिमालय पर्वत बन जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो विल्सन साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूजो विल्सन ने किया था। कनाडा के भूवैज्ञानिक थे टूजो विल्सन। 1965 ईस्वी की बात है, उन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था और बताया था कि स्थलखंड यानी लिथोस्फीयर जो है कठोर खंडों में बटा हुआ है, जो प्लेट के नाम से कहा। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है विल्सन ने दिया था, इन्होंने ही, टूजो विल्सन ने ही। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसको वैज्ञानिक रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है WJ मार्गन और मैकेंजी को। ठीक है, पार्कर को भी जाता है, तो मार्गन, मैकेंजी, पार्कर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड किया। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सोपानी भ्रंश किसका परिणाम है? सोपानी भ्रंश की अगर बात की है बेटा, सोपानी भ्रंश जो होता है भ्रंशन के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा? फाल्टिंग के द्वारा होता है। सोपानी भ्रंश का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र में कई समानांतर भ्रंश इस प्रकार बनते हैं कि वे सीढ़ियों की तरह दिखाई देने लगते हैं, तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यूरोप की जो राइन घाटी है, इस प्रकार के भ्रंश आपको यूरोप की राइन घाटी में देखने को मिलते हैं, सोपानी भ्रंश। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, WM डेविस के बाद अपर्दन चक्र की संकल्पना पर किसने विस्तृत अध्ययन किया है? तो डब्ल्यू यानी डेविस के बाद में वाल्थर पेंक ने इस पर काम किया है। वाल्थर पेंक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम मॉरिस डेविस ने बताया कि स्थलखंड का उत्थान बहुत तेजी से होता है और अपर्दन उसके बाद शुरू होता है। इसके बाद में जर्मन के एक विद्वान हैं वाल्थर पेंक, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने डेविस के इस विचार की आलोचना करी और अपना आकृतिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। पेंक ने तर्क दिया कि उत्थान और अपर्दन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%, 78% नाइट्रोजन होती है। O2 यानी ऑक्सीजन की अगर बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन जो होती कितने परसेंट होती है? 20.95% होती है, यानी कि 21% लगभग में होती है, लगभग में 21% मान सकते हैं इसको। ठीक है, आर्गन की बात की है तो 0.93% आर्गन होती है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% मानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि करता है और वायु दाब को बनाए रखता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इतना ही बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित होता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित होता है बेटा? वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 70 से 75% या 75 से 80% भाग जो होता है वो आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत और सबसे सघन परत होती है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण से हवा का अधिकांश घनत्व जो होता है धरातल के पास होता है, इसलिए वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 70 से 80% हिस्सा जो होता है, 75 से 80% हिस्सा इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। बादलों का बनना, वर्षा होना, तूफान आना, ये सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही जो है घटित होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वायव्य राशि परिकल्पना प्रतिपादित किसने की थी? वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। 1755 ईस्वी में पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उनका यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से ही कठोर और ठंडे पदार्थ बिखरे हुए थे, जो बाद में क्या हुआ कि आपसी टकराव हुआ और आकर्षण की वजह से गर्म होकर के घूमने लगते हैं और ग्रहों का निर्माण इससे होता है। ये चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, कौन सी परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई है? लाप्लास के द्वारा कौन सी परिकल्पना दी है बेटा? लाप्लास के द्वारा दी गई है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना को किसने दिया है? नेबुला हाइपोथेसिस। ये किसकी है? ये है लाप्लास महोदय की, फ्रांसीसी विद्वान है लाप्लास। 1796 में सिद्धांत दिया उन्होंने। कब दिया? 1796 में दिया है। इमैनुअल कांट की जो कमियां थी उनको दूर किया और निहारिका परिकल्पना दी। इन्होंने माना कि अंतरिक्ष में पहले से ही एक विशाल और गर्म और घूमती हुई गैसीय निहारिका यानी नेबुला मौजूद थी। गति बढ़ने के कारण से इसके मध्य भाग से छल्ले अलग हुए, जिससे उन्हीं छल्लों से बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका चुका 22 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है अपना सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौरमंडल के कुल द्रव्यमान यानी लगभग 99.8% हिस्सा अकेले सूर्य के पास होता है सौरमंडल का। सभी ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण से इसकी परिक्रमा जो है करते रहते हैं और सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, विशाल सरीसृप डायनासोर का विकास किस युग में हुआ था? तो ये जो है डायनासोर का विकास जो हुआ था बेटा, ये जुरासिक काल में हुआ था। जुरासिक काल में, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुरासिक को लेकर के तमाम सारी मूवीज वगैरह भी बनी हुई डायनासोर को लेकर के। जुरासिक काल में हुआ था। बेसिकली मेसोजोइक महाकल्प था, उसके जुरासिक काल में डायनासोर पृथ्वी पर शक्तिशाली और प्रभावी जीव हुआ करते थे। इस समय उनकी संख्या प्रजातियों में बहुत बहुत विस्तार था। इसे एज ऑफ जो है रेप्टाइल्स या डायनासोरों का स्वर्णकाल कहा जाता है, जुरासिक काल को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न महोदय, प्रश्न है, प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहा जाता है? प्राच्य जीवन का ऊषा काल, तो प्राच्य जीवन का ऊषा काल आर्कियोजोइक कल्प को कहते हैं। आर्कियोजोइक कल्प, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के इतिहास या भूगर्भिक इतिहास का वह समय था आर्कियोजोइक कल्प, आर्कियोजोइक काल या कल्प जो है, जब पृथ्वी ठंडी हुई थी और उस पर ठोस पपड़ी जो है पृथ्वी पर जमना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उससे पहले पृथ्वी तरल भाग में एकदम से लावा एकदम से दहक रहा था, गरम गरम थी। इसी काल के अंत में समुद्रों में अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों का विकास, जैसे बैक्टीरिया वगैरह बनना जो है आर्कियोजोइक कल्प में ही शुरू हो चुका था। इसे जीवन का ऊषा काल यानी डाउन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जीवन का ऊषा काल इसीलिए इसको कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो है जीवों का विकास शुरू शुरू में समुद्रों के माध्यम से हुआ था आर्कियोजोइक कल्प में। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर भी आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने को मिल जाएंगे जियोग्राफी के, आप देख लीजिएगा। प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है, बताएं। 25 नंबर करेक्ट आंसर का निफे। निफे में क्या होता है? एन आई, ठीक है, NiFe निफे, निकल, निकल और फेरस। निकल और फेरस, फेरस माने होता है लोहा। ठीक है, तो निकल और लोहा की अधिकता है। एडवर्ड स्वेस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सियाल की बात की तो सियाल, SiAl, सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पृथ्वी की ऊपरी परत में होती है। मान लेते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है सियाल। ठीक है, फिर दूसरी परत होती है सीमा, SiMa, सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर मिली। निफे सबसे लास्ट परत, सबसे अंदर वाली होती है NiFe। ठीक है, निकल और फेरस यहाँ पर होता है, ठोस सबसे अधिक ये। ठीक है, तो इसमें निफे में क्या होता है? निकल और लोहा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 26 नंबर प्रश्न है, भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है। 26 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा।
विस्तार से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति जो होती है कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं बेटा? फैकोलिथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा ऊपर की ओर आता है पृथ्वी के अंदर से, तो हमेशा धरातल के बाहर नहीं निकल पाता। कभी कभी छोटा जो ज़्यादा उसके अंदर बल नहीं होता है, तो चट्टानी परतों के बीच जो है जम जाता है, वो ऊपर नहीं निकल पाता है। ठीक है। उसी को फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ जो होता है मैग्मा चट्टानों के मुड़ाव में, यानी कि लहरदार रूप में जम जाती है। इस तरीके से ऐसे ऐसे चट्टानों के बीच में जम जाती है। ठीक है। इसी को फैकोलिथ कहते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे आपका होता है लैकोलिथ, जो होता है छतुरी निमा, लैकोलिथ छतुरी के निमा होता है। ठीक है। ऐसे ही सिल जो होता है क्षैतिज रूप से होता है। सिल इस तरीके से सिलबट्टा देखें, उस तरीके से जम जाता है लावा अंदर ही अंदर। और जो आपका डाइक होता है वो ऐसे लंबा लंबा होता है। डाइक जो होता है ऐसे लंबा लंबा एक जो है ये अंदर बन जाता है। पृथ्वी के अंदर ही स्थलाकृतियां बन जाती है उसके जमने से, बाहर नहीं निकल पाता मैग्मा। ठीक है। अंदर ये से जो बेड़ बेड़ क्षैतिज स्थलाकृति बन जाती है ऐसे। ठीक है। वो एकदम से कौन, इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सिल। ठीक है। इसको बोलते हैं डाइक। ठीक है। और लेकोलिथ जो होता है छतुरी नुमा बन जाता है। और आपका फैकोलिथ जो होता है वो आपका ऐसे लहरदार बन जाता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। इसे पृथ्वी की आंतरिक स्थलाकृतियां हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा बनती हैं। अगला क्वेश्चन से 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विश्व को प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया? तो किसने किया था? विलियम मॉरिस डेविस। ठीक है। मॉरिस डेविस करेक्ट, विलियम मॉरिस डेविस करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। डेविस ने जो है विश्व को प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया है। भू आकृति विज्ञानी थे ये। ठीक है। और अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था डेविस ने, और बाद में पेंक ने भी दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। वालेस जो एक विद्वान है, वालेस की अगर बात की तो वालेस ने प्राणी भूगोल का पिता भी वालेस को कहा जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे विद्वान आप देखते हैं डार्ली गटन और लीड लैटिन की बात की जाए, तो ये दोनों पशुओं के वैश्विक वितरण और प्राणी भौगोलिक प्रदेशों पर महत्वपूर्ण काम करने वाले विद्वान हैं। तो डेविस इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वनस्पति के विकास के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो वनस्पति के विकास के लिए कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है उपयुक्त माना जाता है, जैविक शून्य माना जाता है। इससे कम तापमान पर पौधों की कोशिकाएं सक्रिय नहीं रह पाती हैं और वो एक प्रकार से वृद्धि उनकी रुक जाती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेशों में उष्ण व शीतोष्ण में सबसे मुख्य पशु कौन है इनमें से? 29 नंबर, ऊंट जो होता है वो मरुस्थलीय प्रदेशों का सबसे अच्छा जो है पशु होता है। इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है मरुस्थलीय प्रदेशों में। बहुत अच्छा ये, चूंकि पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी को झेल लेता है, महीनों तक पानी नहीं पीता, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? रासायनिक अपक्षय जो होता है उसका संबंध जो है, देखिए ऑक्सीकरण जो होता है, लोहे पर जंग लगना रासायनिकरण होता है। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कार्बनीकरण की बात की जाए तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के साथ मिलना कार्बनीकरण कहलाता है। जल योजन यानी हाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो ये आपका चट्टानों का द्वारा जल सोखना, तो ये सब रासायनिक क्रिया हैं। जबकि नाइट्रोजनीकरण जो होता है ये आपका रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं हुए। नाइट्रोजनीकरण जो होता है अपक्षय का प्रकार नहीं है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजनीकरण एक जैविक प्रक्रिया है, जैसे मिट्टी में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो हो सकती है, लेकिन यह चट्टानों के टूटने का कोई प्रमुख रासायनिक प्रकार नहीं होता। चट्टान से टूटने, नाइट्रोजनीकरण कोई चट्टान तोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। बाकी तीनों रासायनिक प्रक्रिया जिससे चट्टान टूट जाते हैं, अपक्षय हो जाते हैं चट्टानों का। अगला क्वेश्चन से, नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? 31 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति को हम लोग गार्ज कहते हैं। गार्ज जो होता है नदी युवावस्था में बनाती है। ठीक है। युवावस्था में नदी गार्ज बनाती है, बहुत वेग से चलती है। ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं चौड़ाई बढ़ना, लंबवत अपर्दन, ये सब आपको शामिल होता है। घाटी का निर्माण ये सब इसी अवस्था में होता है। ठीक है। गार्ज या कैनियन जो होता है, नदी जो होती है वो बनाती है कब? जब नदी युवावस्था में होती है। बाकी डेल्टा हो गया, ठीक है, गोखुर झील वगैरह ये सब बाद में प्रौढ़ावस्था में बनाती हैं, कुछ वृद्धावस्था में बनाती हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 32 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व की अगर बात की जाए औसत घनत्व तो 5.5 होता है।
ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी विभिन्न परतों का अलग अलग एकदम से जो है पृथ्वी में कई परतें हैं, तो अलग अलग परतों का घनत्व जो है अलग अलग है। जैसे कि ऊपरी सतह यानी क्रस्ट का जो घनत्व है 2.7 यानी कम घना है ये, ठीक है। और 2.7 से लेकर के 3 जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घन है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं आंतरिक कोण जो होता है एकदम से वो 11 से लेकर के 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि आप पूरे सभी को मिला करके अगर देखेंगे औसत तो 5.5 होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सौर मंडल के सभी ग्रहों से अधिक औसत घनत्व जो होता है पृथ्वी का घनत्व ज्यादा, पृथ्वी ज्यादा घनी है। अलग औसत की। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 33 नंबर। पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? 33 नंबर, बेसाल्ट चट्टानें मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती हैं? तो सीमा में पाई जाती हैं। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनती है। एडवर्ड सोयस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। सियाल में सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिकॉन मैग्नीशियम और निफे में निकल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सीमा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्गन, टूजो विल्सन, हाल अमीन, तीनों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी लोगों ने मिलकर के किया था। सबसे पहले टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया था? टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। डब्ल्यू जे मार्गन ने 1967 ईस्वी में क्या किया बेटा? इन्होंने इस सिद्धांत की वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत करी। और बाद में मैकेंजी और पार्कर ने मिलकर के क्या किया था? इस सिद्धांत को गणितीय और भौतिक आधार प्रदान करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इसीलिए ये सभी विद्वान इस सिद्धांत से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये हालम भी जुड़े हुए हैं इसी से, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन से भूक्रोड़ का घनत्व कितना है? भूक्रोड़, क्रोड़ माने होता है कोर, ठीक है। तो कोर का घनत्व कितना है? 11 से लेकर के 17 के आधार पर है, ठीक है। 11 से 17 इसका लगा दीजिएगा। वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए? 9.5 से लेकर के 11.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 से 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पहुंच जाता है कभी कभी। तो अत्यधिक उच्च दबाव के कारण से घनत्व जो है ज़्यादा रहता है यहाँ पर, चूंकि पृथ्वी का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। जितना दबाव पड़ेगा उतना ही घना चीज़ें होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका जो 36 नंबर प्रश्न है। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जियो आइसोस्टेसिस शब्द बताएं, सॉरी आइसोस्टेसिस शब्द, आइसोस्टेसिस शब्द या भू संतुलन, जियो आइसोस्टेसिस, बिल्कुल। इस शब्द का प्रयोग किया था किसने? डटन ने। किसने किया था? डटन ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइसोस्टेसिस शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और आइसोस्टेसिस शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है समतोल या संतुलन की स्थिति। अमेरिकी भूवैज्ञानिक है सी ई डटन। 1889 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले भू संतुलन शब्द को दिया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, और एक तरफ तो ऊंची ऊंची चीजें हैं, दूसरी तरफ जो है गहरी गहरी खाइयां हैं। एक तरफ ऊंचाई है, दूसरी तरफ खाई है, गड्ढा है, मैदान है, पठार है, पहाड़ है, ठीक है। तो ये सब संतुलन बनाए, कहीं पर गड्ढा कहीं पर ऊंचा, तो ये एकदम से पृथ्वी संतुलन की अवस्था में, इसी को भू संतुलन कहा इन्होंने। डटन लगा दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से सर जॉर्ज एरी संबंधित हैं। सर जॉर्ज एरी किससे संबंधित हैं? सर जॉर्ज एरी जो थे ये इंग्लैंड के विद्वान हैं। सर जॉर्ज बिडेल एरी पूरा नाम है, ब्रिटिश खगोल शास्त्री और भूगणितज्ञ थे ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो डब्ल्यू एम मॉरिस ने बात की जाए, सॉरी मॉरिस डेविस ने, विलियम मॉरिस डेविस, डब्ल्यू एम डेविस ने अपर्दन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1899 में भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। 3 अवस्थाएं जो बताई, 3 क्रमिक अवस्थाएं बताई जो उन्होंने अपर्दन की। पहली अवस्था होती है अपर्दन की युवा अवस्था, तीव्र ढाल और गहरी घाटियों का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था होती है प्रौढ़ अवस्था, ठीक है, मैच्योर स्टेज, घाटी चौड़ा हो जाती, विसर्प का निर्माण प्रौढ़ावस्था में होता है।
और तीसरी अवस्था होती है नदियों की या अपर्दन की, वो होती है वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। नदी का वेग कम हो जाता है और पेनी प्लेन यानी संप्राय मैदान का निर्माण यहाँ पर होता है, डेल्टा वगैरह का निर्माण वृद्धावस्था में होता है, कैनियन का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। यारडंग बनने का प्रमुख कारण, यारडंग, यारडंग जो होता है हवा के द्वारा अपर्दन से बनता है। हवा द्वारा अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति को यारडंग कहते हैं। यारडंग की अगर बात की है बेटा, तो यारडंग कैसे बनता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ पर जो है मरुस्थल होता है, बालू वगैरह होती है, वहाँ पर क्या होता है, चट्टानें कुछ होती हैं। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो जो हल्की चट्टानें बालू होती है वो उड़ जाती है, और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो बच जाती हैं। ठीक है, और उन्हीं को हवा काट देते तो यारडंग का निर्माण होता है। यानी कठोर और कोमल चट्टानों की परतें लंबवत दिशा में एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो हवा कोमल चट्टानों को तेजी से काट देती है, और जिससे ऊंचे नुकीले भाग शेष बच जाते हैं जो कठोर होते हैं। इन्हीं नुकीले भागों को यारडंग कहा जाता है। अक्सर उल्टी नाव की भांति दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से होता है ये यारडंग, ऐसे आपका मिल जाएगा, कुछ कटा छिटा ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक टीला, ऐसे एक टीला ऊपर बना हुआ आपको मिल जाएगा, ऐसे यारडंग बन जाता है। ठीक है, कुल कट जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे बचता है, ऊंचा ऊंचा टीला बन जाता है, मरुस्थल इलाकों में आपको खूब दिख जाता है यारडंग। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यू आकार की घाटी कब बनती है, बताएं। यू आकार की घाटी कब बनती है बेटा, तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में बनती है। कहाँ पर, ग्लेशियर वाले इलाकों में बनती है, हिमानी क्षेत्रों में। ठीक है, यू आकार की घाटी बन जाती है इस तरीके से, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में इस तरीके से घाटी बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जैसे अपर्दन जो होता है वो तीव्र भी होता है, और कहीं ना कहीं पे एकदम से ढाल इस तरीके से नहीं, वी आकार की घाटी नहीं। ठीक है, ये यू आकार की घाटी, थोड़ा सा जगह बीच में यहाँ पर खाली रहती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ग्लेशियर फॉर्म्ड लेक। निम्नलिखित में से कौन हिमानी निर्मित झील नहीं है। हिमानी निर्मित झील इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा बाबू। निम्नलिखित में से हिमानी निर्मित झील इनमें से कौन सी नहीं है, राकसताल, भीमताल, डिंडवाना या नैनीताल, बताएं। तो डिडवाना जो होता है ये हिमानी झील नहीं होती है, बाकी नैनीताल, राकसताल, भीमताल ये सब हिमानी झील होती हैं। ठीक है, हिमानी झील नैनीताल, भीमताल, राकसताल जैसी ये सब ग्लेशियर्स के अपर्दन से बनी हुई हैं। ठीक है, उनके द्वारा छोड़े गए मलबे की वजह से झील बन चुकी हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हिमालयी प्रदेशों में पाई जाती हैं, जबकि डिडवाना झील जो है ये राजस्थान में पड़ती है। नागौर जिला जो है राजस्थान का, वहीं पर है, खारे पानी की झील है। इसका निर्माण हवाओं के जमाव और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हुआ है, ना कि ग्लेशियर के पिघलने से। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर, हिमानी अपर्दन से निर्मित प्रमुख भू आकृति कौन सी है। हिमानी अपर्दन से निर्मित जो भू स्थलाकृति होती है या आकृति होती है वो होती कौन सी, नूनाटक। नूनाटक जो होती है ये हिमानी अपर्दन से बनने वाली आकृति होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बर्फ की चादर बहुत मोटी होती है इसमें, जब बर्फ की चादर बहुत मोटी होती है तो उसके बीच में कभी कभी ऊंची चट्टानी चोटियां बर्फ से बाहर निकली हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं को हम नूनाटक कहते हैं। ये चोटियां बर्फ के विशाल सागर में दीप जैसी नजर आती हैं, जिसे नूनाटक कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 43 नंबर, फियोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते। फियोर्ड तट जो बनते हैं, फियोर्ड जो होते हैं बेटा ये उच्च अक्षांशों खास करके ठंडे प्रदेशों में स्थित ऐसी सकरी और गहरी समुद्री खाइयां होती हैं जिनका निर्माण हिमनदों के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा होता है। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा ठंडे और हिमानीकृत तटीय देश हैं, इसलिए यहाँ पर फियोर्ड तट जो है प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, लीबिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीबिया। उत्तरी अफ्रीका का एक गर्म मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ हिमनद नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ फियोर्ड का मिलना असंभव होता है। तो प्रश्न क्या पूछा, अगर नहीं पाया जाता तो फियोर्ड लीबिया में नहीं पाए जाते, बाकी चिली, लिब्राडोर, नॉर्वे में आपको फियोर्ड तट खूब मिलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका, वायुमंडल की ऊपरी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर कहा जाता है, बाह्यमंडल। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सबसे पहली जो परत होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद में समताप मंडल, जहां पर आपका क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है बेटा, समताप मंडल में आपका ओजोन परत स्थित होती है। क्षोभ मंडल में मौसमी क्रियाएं होती हैं। तीसरा होता है मध्य मंडल। ठीक है, चौथा होता है आयन मंडल। आयन मंडल में ही आप देखते हैं सारी चीजें फिट की जाती हैं। अगला होता है पांचवा बाह्य मंडल। ठीक है, सबसे बाहरी परत होती है, वायु यहाँ पर अत्यंत विरल हो जाती है, धीरे धीरे अंतरिक्ष यहाँ पर विलीन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। 45 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है। तो पृथ्वी का क्रोड जो है वो ठोस अवस्था है। पृथ्वी का क्रोड कैसा बेटा, पृथ्वी का क्रोड जो होता है ठोस अवस्था में है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। आंतरिक कोड जो है वो एकदम से ठोस अवस्था में है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कुछ चीज़ें कुछ पिघली हुई कभी कभी आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ठोस में रहती है। तो अधिकतर क्या इसका करेक्ट आंसर 45 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठोस अवस्था में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 46 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी और दबाव से बनी हुई है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक अधिक गर्मी और दबाव से बनी हुई है। अधिक गर्मी और दबाव से कौन सी चट्टान बनी हुई है, कायांतरित चट्टान। कायांतरित यानी कि अपना जो है रूप बदलने वाली चट्टान, जिसको कायांतरित चट्टान बोल सकते हैं। यानी जब आग्नेय चट्टान यानी कि और अवसादी चट्टान, दोनों चट्टानें, आग्नेय अवसादी चट्टानें पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान यानी हीट और दबाव यानी कि प्रेशर और दबाव, दोनों तापमान और दबाव के संपर्क में आती हैं तो मूल रूप से वो अलग हो जाती है, उनका रंग खनिजों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चूना पत्थर, जब दबाव चूना पत्थर पर पड़ता है, तापमान जब चूना पत्थर पर पड़ता है तो संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। तो ऐसे ही एक प्रकार से आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर जब दबाव और तापमान ज़्यादा पड़ता है तो वो अपना रूप बदल लेती हैं, इसी को कायांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, अग्निवृत्त किसे कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कहा जाता है किसको, परिप्रशांत पेटी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी फूटता रहता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक विशाल घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है, जहाँ दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। यहाँ पर भूकंप भी खूब आता है, ज्वालामुखी हमेशा फटा रहता है, ठीक है। प्रशांत महासागर, इसी को अग्नि वलय कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। 48 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है कोटापैक्सी। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर देश में स्थित है ये, एंडीज पर्वतमाला पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग में 5,897 मीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है कोटापैक्सी, ठीक है। हाल के शोधों में ओजस डेल सलाडो को सबसे ऊंचा माना गया है, लेकिन शैक्षणिक विकल्पों में कोटापैक्सी को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में आप देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण भारत में आप देखते हैं आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के जमाव से हुआ है, प्राचीन रवेदार चट्टानों से हुआ है, यहाँ ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानें आग्नेय चट्टानों की प्रधानता आपको मिलती है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर जो सर्वाधिक मात्रा में चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, कम से कम 75%। अवसादी चट्टान कहीं पर क्या है आपका, कायांतरित परतदार अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टान बोल सकते हैं उसी को, अवसादी चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान बहुत अधिक होती है, पृथ्वी की पूरी मोटाई जो होती है आग्नेय चट्टान की, लेकिन यदि हम केवल धरातल की ऊपरी सतह की बात करते हैं तो 75% अवसादी चट्टान पाई जाती है, परतदार चट्टान है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू। प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक खारे सागर का नाम। विश्व के सबसे अधिक खारे सागर का नाम क्या है। विश्व के सबसे अधिक खारे सागर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विश्व के सबसे अधिक खारे सागर का क्या नाम है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, मृत सागर जो होता है बेटा, डेड सी जो होता है, ये सबसे अधिक खारा माना जाता है, ठीक है। समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, इसकी लवणता 238 से लेकर के 240 प्रति हजार है। इसकी लवणता के कारण से इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, और जिससे इंसान इसमें डूबता नहीं बल्कि तैरता है। आप जब भी मृत सागर में जाएंगे तो यहाँ पर आप डूबेंगे नहीं, चूंकि डूबेंगे इसलिए नहीं क्योंकि घनत्व तो ज़्यादा है जल का। जैसे आप मधु के सागर में, आप जैसे आप तारकोल में कूद जाए तो उसमें डूबेंगे थोड़ी ना, उसी में तैरने लगेंगे। लेकिन ऐसे ही इसका घनत्व तारकोल इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखते ही जो है ज़्यादा विरल नहीं है, तो पानी रोक लेता है आसानी से, ठीक है। जैसे वायु बहुत ज़्यादा विरल है, इसीलिए वायु में आप नहीं तैर पाते हैं। वायु अभी भी सघन हो जाए तो वायु में भी आप उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। क्लियर। विश्व के सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील में होती है, लेकिन जो है मृत सागर जो सबसे अधिक लवणता वाला स्थान मृत सागर होता है। 52 नंबर प्रश्न है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं, बताएं। डॉक्टर बिंड, डॉक्टर बिंड के नाम से हरमट्टन को जाना जाता है, हरमट्टन को डॉक्टर बिंड कहते हैं।
हरमट्टन को, ठीक है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्वी दिशा में गिनी तट यानी पश्चिम अफ्रीका की ओर चलने वाली एक शुष्क और धूल भरी पवन होती है, जहाँ पर सूखी हवा होती है, धूल माटी के साथ उड़ती है। कारण इसका यह है कि गिनी का तट मौसम गिनी का जो तट का मौसम होता है बहुत अधिक आर्द्र होता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नमी होती है और उमस भरा होता है, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन जब हरमट्टन हवा चलती है उस दौरान गिनी के तट पर, तो उमस जो होती है वो सुखा देती है। हरमट्टन हवा जो होती है वो जो है शुष्क हवा होती है, तो वो जो नमी होती है उसको सुखा देती है, जो आर्द्रता होती है गिनी के तट की उसको सुखा देती है। तो जब ये सुखा देती बाबू हरमट्टन नाम की हवा, इसीलिए मौसम सुहाना हो जाता है। और जब मौसम सुहाना हो जाता है तो बीमारी से जो लोग ग्रसित थे बीमार पड़ना ठीक हो जाता है, यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसीलिए हरमट्टन नाम की हवा को डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते 53 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा नहीं बनती बेटा? तो हम्बोल्ट धारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं बहती। बाकी फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, ये सारी धाराएं जो होती हैं ये अटलांटिक महासागर के हिस्सा हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी जो है गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और फॉकलैंड धाराएं। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है गर्म धारा होती है, लेब्राडोर और फॉकलैंड ठंडी धाराएं हैं। बात ध्यान रखें, ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लेब्राडोर और फॉकलैंड धाराएं कैसी हैं? तो फॉकलैंड धारा और लेब्राडोर ये ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। ठंडी धाराएं कहाँ की हैं? अटलांटिक महासागर में बहती हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसी बेटा? गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में ही बहती है। अब प्रश्न पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर में नहीं बहती, तो हम्बोल्ट धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में नहीं बहती। अब बहती कहाँ पर है ये? तो ये पेरू की धारा है। कैसी धारा बेटा? ये पेरू की धारा है, ध्यान रखेंगे। हम्बोल्ट धारा जो है ये कैसी धारा है? पेरू की धारा है। कैसी धारा है बेटा? पेरू की धारा है, ठीक है। पेरू की धारा भी इसको कहते हैं, हम्बोल्ट धारा को। दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। ये बात जैसे फॉकलैंड, लेब्राडोर भी ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर गर्म धारा है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ठंडी धारा है, पेरू की धारा भी कहा जाता है इसी को, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर तमाम सारे प्रश्न आप समझ रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी? 54 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? तो 1000 फैदम के आसपास होती है, सॉरी 100 फैदम। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है महाद्वीप का किनारा होता है, जो उथले समुद्र में डूबा रहता है, या जलमग्न तट सबसे ऊपरी भाग होता है। जलमग्न यानी जहाँ पर जल जो है रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औसत गहराई लगभग में 100 फैदम, यानी कि लगभग में एक फैदम में कितना होता है? एक फैदम जो होता है कितने बराबर होता है? एक फैदम में 6 फीट होता है, ठीक है। एक फैदम जो होता है 6 फीट में होता है, यानी कि 180 से लेकर के 200 मीटर जो है गहराई होती है इसकी, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होता है। यह क्षेत्र मछली पकड़ने और खनिज तेल के लिए खास करके बहुत फेमस होता है। जैसे बॉम्बे हाई जो होता है वो सबसे जबरदस्त महाद्वीपीय मग्न तट का उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ सबसे अधिक क्षेत्र है? विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ, यानी महाद्वीपीय शेल्फ माने क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर जो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आर्कटिक ओशियन जो होता है उसका क्षेत्रफल अन्य महासागरों की तुलना में कम है, लेकिन इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग में 28 से 30% हिस्सा महाद्वीपीय शेल्फ है, जो किसी भी अन्य प्रकार के परसेंटेज अनुपात से बिल्कुल अधिक होता है। उत्तरी ध्रुव के पास साइबेरियाई प्रदेश जो है शेल्फ जो है दुनिया का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। इसकी चौड़ाई लगभग में 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर प्रश्न है 20% से 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री, 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य कम लवणता का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, अधिक वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, अधिक वर्षा नहीं होगी 20 डिग्री से अक्षांश के मध्य लवणता अगर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। आप देखते हैं 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों, जिसको अनवृत्तीय क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे लवणता अधिक होती है, कम नहीं पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर उच्च तापमान और तीव्र वाष्पीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि लवणता कम नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 57 नंबर क्वेश्चन है।
साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था? साम्यावस्था का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ज्वार-भाटा से संबंधित है साम्यावस्था का सिद्धांत। न्यूटन ने इसको जो है क्या किया था? न्यूटन ने साम्यावस्था का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा न्यूटन ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन 1687 ईस्वी में साम्यावस्था का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का कैनियन विश्व विख्यात है? किस नदी का यानी कि ग्रैंड कैनियन किस नदी के तट पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित विश्व की सबसे बड़ी और गहरी घाटी है ग्रैंड कैनियन। इसका निर्माण कोलोरेडो नदी द्वारा लाखों वर्षों तक किए गए तीव्र लंबावत अपर्दन वर्टिकल इरोजन के द्वारा जो है बना हुआ है। इनकी जो दीवारें हैं रंगीन चट्टानी परतों से बनी हुई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है? भूमिगत जल अपर्दन बताएं। भूमिगत जल अपर्दन के भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है? 59 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल नहीं बनती, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी थर्ड ऑप्शन कोल नहीं बनती है। क्रस्ट आकृतियों की बात की जाए तो क्रस्ट आकृतियां जो होती हैं जैसे कि चूना पत्थर वाले क्षेत्रों, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? कौन सी भू आकृति नहीं बनती है? भू आकृति नहीं बनती कौन सी स्थलाकृति? तो कॉल जो होता है एक हिमानी आकृति है, जो जब दो सर्क आपस में छिपे आपस में पीछे की ओर मिलते हैं तो उनके बीच दीवार कट करके एक दर्रे जैसी आकृति बना लेती है, दर्रा। उसी यानी दर्रा माने पास होता है, ठीक है, बीच रास्ता बन जाता है जिसे कॉल कहा जाता है। तो कॉल जो होता है ये नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, बाकी डेलाइन निवाला लेपीज ये सब जो है बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछे गए थे। 60 नंबर प्रश्न सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ होता है? सूर्याभिताप यानी कि टेम्परेचर रिमेन कहाँ पर होता है बताएं। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो विषुवत रेखा पर आपको सर्वाधिक तापमान मिलेगा। ठीक है, इक्वेटर पर पृथ्वी का जो ये इलाका होता है, पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश, इसे कोई इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर सीधी यानी लंबवत चमकती हैं। ठीक है, हालांकि आप देखते हैं उच्चतम तापमान कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में खास करके 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बादल नहीं जाते तो बारिश भी नहीं हो पाती है। ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे ये वाले एरिया में खूब गर्मी होती है, इसलिए इस वाले एरिया के आदमी जो होते हैं एकदम से करिया करिया होते हैं, काला काला। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? 61 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं बेटा? सर्वाधिक भूकंप जो आएंगे किस देश में आएंगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक भूकंप जो आएंगे परिप्रशांतीय पेटी में आएंगे, परिप्रशांत पेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिप्रशांत पेटी में भूकंप खूब आते हैं। ठीक है, इसी को प्रशांत महासागर का अग्नि वलय भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेटें आपस में यहाँ पर टकराती खूब है। यहाँ प्रशांत प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट यहीं पर मिलती है, दक्षिणी अमेरिका यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराती रहती, जिससे भारी भूगर्भीय हलचल होती, जिससे यहाँ पर जो है क्या होता है खूब ज़्यादा ज्वालामुखी का फटना, खूब ज़्यादा जो है भूकंप का आना, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 62 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? हीरा एक कायांतरित चट्टान होता है, इसका मूल रूप होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न जो है इसमें हीरा हीरा क्योंकि हीरा कोयला या कार्बन का रूपांतरित रूप होता है, और दिए गए विकल्पों में आप देखते हैं कोयला है ही नहीं, तो कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा का कायांतरित चट्टान क्या होता है? कोयला हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से कोयला नहीं है, तो सही उत्तर कोयला या कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चूंकि आप देखते हैं चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, तो इनमें से 3 ऑप्शन तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हीरा एक कांतरिक चट्टान है, इसका मूल रूप क्या होता है? तो इसका मूल रूप क्या होता है? हाँ कोयला ही बिल्कुल। 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? कोयला। कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा? 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बताएं। 62 नंबर का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है कौन सा? सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी 63 नंबर।
कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकांका गोवा, ठीक है। सेरो एकांका गोवा जो होता है ये एक प्रकार सबसे ऊंची पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका की स्थित, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग में 6,961 किलोमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। और यहीं पर जो है एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। एक मृत ज्वालामुखी यहीं पर है, ठीक है, जो एकदम से मरा हुआ है। तो वही पूछा गया सबसे शांत ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो यहीं पर है एकांको गोवा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म इनमें से कौन सा है? 64 नंबर बताएं। लेकिन इनमें से गलत युग्म कौन सा है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए चक्रवात जो है भारत में कहा जाता है, चक्रवात भारत में कहा जाता है, सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चीन जापान में टाइफून टाइफून कहा जाता है, चीन और जापान में। चीन और जापान में क्या कहते हैं? टाइफून। चीन सागर टाइफून, बिल्कुल यहाँ पर यह आता है, ठीक है, ये बात भी पहला भी सही है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है। पूर्वी द्वीप समूह में हरिकेन, पूर्वी द्वीप समूह में हरिकेन कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में तूफानों को बिली बिली कहा जाता है और अमेरिका में टोर्नेडो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हरिकेन या देखिए पूर्वी समूह में हरिकेन, ठीक है, चलो ये भी सही मान लेते हैं हम, ठीक है। और अगला आपका ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो, यही गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो नहीं होता बेटा, ऑस्ट्रेलिया में आपका चौथा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। भारत में चक्रवात कहा जाता है, ठीक बात है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? बिली बिली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जबकि टोर्नेडो है, टोर्नेडो कहाँ पर? अमेरिका में टोर्नेडो कहा जाता है चक्रवात को, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन किसका, कौन सा भैया? इसका 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64 नंबर का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। 64 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 64 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीज़ों को जान पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है आपका, मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी मिलती है, बताएं। मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी है, मिलती है कहाँ पर? 65 नंबर बताएं। मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मध्य अक्षांशीय वर्षा पेटी का जो विस्तार पाया जाता है 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है, 40 से 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को चक्रवातीय वर्षा पेटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 66 नंबर प्रश्न है, कपासी मेघ पाए जाते हैं। कपासी मेघ कहाँ पर पाए जाते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कपासी मेघ बताइए। कपासी मेघ पाए जाते हैं, तो कपासी मेघ अपने कहाँ पर पाए जाते हैं बाबू? कपासी मेघ जो होता है ये आपके 2 से 3 किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं, 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कपासी मेघ कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। इनका आधार आमतौर पर 2000 से लेकर के 3000 मीटर यानी 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इनका आकार रुई के ढेर जैसा होता है, इनका आकार चपटा होता है। वैसे बादल अक्सर साफ मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो भारी वर्षा भी इससे हो सकती है। तो कपासी मेघ जो है 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर जो दिखते हैं हमको स्पष्ट रूप से एकदम से गुच्छे जैसे, वही बादल होते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, जो पशु पूर्णतः शाकाहारी पशुओं पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? 67 नंबर, तो जो पशु पूर्णतः वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी पर निर्भर करते हैं, उनको हम तृणभोजी जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं? तृणभोजी जीव। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृणभोजी जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तृणभोजी को शाकाहारी भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला के आधार पर जीवों को बांटा गया है और उसी आधार पर आप देखते हैं तो तृणभोजी यानी शाकाहारी वे जीव जो केवल घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, जैसे हिरण, गाय, खरगोश, ये सब आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव जो होते हैं, जो अन्य जंतुओं को खा लेते हैं, मांस वगैरह खा लेते हैं, वो आपके आते हैं जो है द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में भी आ सकते हैं। सर्वाहारी में मांस भी खा लेते हैं, ठीक है, वनस्पति भी खा लेते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहे जाते हैं? बताएं। इसका करेक्ट 68 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? ये भी प्रश्न पूछा सकता है, तो प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि आप देखते हैं प्रेरी उत्तरी अमेरिका, खास करके कनाडा, यूएसए, इन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि स्टेपी की बात की, स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है? स्टेपीज भी घास का मैदान है, ये आपका पाया जाता है यूरेशिया में, खास करके रूस में, ठीक है।
रूस में हो गया, मध्य एशिया के इलाकों में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका में पाया ही जाता है, कनाडा में, ठीक है। पंपास जो पाया जाता है बेटा कहाँ पर पाया जाता है? पंपास पाया जाता है आपका अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना देश है वहाँ पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में। बेल्ड जो घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? फटाफट से, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाए जाते हैं। और एक होता है डाउन्स, डाउन्स भी घास के मैदान होते हैं, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आप याद रखिएगा कि बाउंस मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसलिए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 68 नंबर का? 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का बी ऑप्शन, प्रेरी, ठीक है। और सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाना तो भूल ही गए मैं। सवाना घास के मैदान, सवाना, सवाना घास के मैदान ये आप पाए जाते हैं आपके अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन से, पृथ्वी भूगोल पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में उसके भौतिक पर्यावरण और मानवीय प्रजाति का अध्ययन है, यह कथन किसका है? बताइएगा। 69 नंबर, प्राणी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी और पशु जीवन के वितरण की व्याख्या करता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है। तो डडले स्टाम्प का कथन है ये, डडले स्टाम्प ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डडले स्टाम्प ने परिभाषा दी है। क्लियर? आगे देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन से आपका, भूकंपों का देश कहा जाता है। भूकंपों का देश किसको कहते हैं? बताएं। लैंड ऑफ अर्थक्वेक, जापान, बिल्कुल जापान को कहा जाता है। जापान में हमेशा भूकंप ही आता रहता है, ठीक है। भूकंप जो है वहाँ पर 4 प्रमुख विवर्तन की प्लेटें आपस में मिलती, जहाँ पर जापान देश है वहाँ पर 4 प्लेटें आपस में टकराती मिलती हैं। इससे प्लेटें आपस में हमेशा टकराती रहती हैं, तो वहाँ पर हलचल होती रहती है। दुनिया में सबसे अधिक जो है फ्रीक्वेंसी वाले जो भूकंप हैं वो जापान में ही आते हैं। एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो जापान में प्रति वर्ष लगभग में 1500 से अधिक बार छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 1500 भूकंप आते हैं एक साल में, जापान में हमेशा आता ही रहता है भूकंप, आम बात है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भूकंप या मापी यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, रेक्टल पैमाने पर इसको मापा जाता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो भूकंप के दौरान उसकी तीव्रता को मापता है, उससे उत्पन्न होने जो तरंगे, जैसे पी तरंग हो गया, यस तरंग हो गया, यल तरंगे हो गई, इन तरंगों की को रिकॉर्ड करता है, कितनी तेज है, कितना इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, सब कुछ मापता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है रिक्टर स्केल, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस स्केल पर इसको मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर मापते हैं। लेकिन तरंगों के अंकन के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं, तरंगों का अंकन के लिए सिस्मोग्राफ, और पैमाना कौन सा होता है? रिक्टर स्केल। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? महासागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की जो आयु रखी गई, अनुमानित आयु कम से कम 3 अरब वर्ष, ठीक है। 3 अरब वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 3 अरब वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरिश वैज्ञानिक है जॉन जोली, उन्होंने 1899 में समुद्र की लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना करने का प्रयास किया था। उनके अनुसार यदि हम मान लें कि प्रारंभ में समुद्र मीठे थे और नदियों के द्वारा लाए गए नमक से वे खारे हुए हैं, तो इस प्रक्रिया में लगने वाला समय पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। उन्होंने लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वर्ष बताया था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं और विकल्पों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपका 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 अरब वर्ष। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 73 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी उत्पत्ति का प्रमुख कारण, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का या ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण इनमें से क्या होता है? भूगर्भ में ताप में वृद्धि हो जाए तो भी हो सकता है, गैसों का फैलाव, लावा की उत्पत्ति, इन तीनों की जैसे होता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सबसे तीव्र गति की तरंगे होती हैं। सबसे तीव्र गति की तरंगे 74 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे तीव्र गति की तरंगे 74 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तीव्र गति की तरंगे जो होती है बेटा, प्राथमिक तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी तरंगे जो होती है सबसे तेज चलती हैं। भूकंप केंद्र में सबसे पहले धरातल पर पहुंचती, भूकंप केंद्र से सबसे पहले धरातल पर ही पहुंचती हैं पी तरंगे। ये ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों जगहों पर ये चलती रहती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए पी तरंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं भूकंप की। यस तरंगे जो होती है पी तरंगों की से धीमी होती हैं, इनकी चाल धीमी होती है सेकेंडरी तरंगों की। और यल तरंगे जो होती हैं सबसे धीमी होती हैं, लेकिन धरातल पर सबसे अधिक विनाशकारी जो होती हैं, वो यल तरंगे सबसे अधिक विनाश करती हैं, ठीक है।
75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अपर्दन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। विलियम मॉरिस डेविस 1899 ईस्वी में किया था। इसके बाद में पेंक महोदय ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्होंने ही समझाया था कि एक जो है जो पर्वत है, समय के साथ नदी के अपर्दन द्वारा एक संप्राय मैदान कैसे बनता है, तो अपर्दन के द्वारा ही बनता है। एक पर्वत कभी मैदान पर्वत पहले पहले कोई चीज़ पर्वत था, फिर वो पठार बनता है, पठार से फिर वो मैदान बन जाता है। ये चीज़ इन्होंने ही बताई थी। किसने किसने बताई थी बेटा? तो आपने डेविस ने बताई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने 75 क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी का साथ समझ लिया है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी का, या आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। जिनको प्राप्त करना है प्राप्त कर सकते हैं। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, को करिकुलर, मेजर, माइनर सभी का आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप भेजेंगे आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस देने हैं। जैसे आप 100 रुपये फीस जमा करेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई केवल ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का केवल नोट्स आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो अभी खत्म होने वाली तैयारी उसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जुड़ना किसमें चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड में। किसमें? इससे क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस जो उतनी है, कितनी है? 150 रुपये में फीस में आपका सब कुछ हो जाएगा। 150 रुपये फीस में आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लास भी आपको मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर की क्लास कितने मिल जाएगी बेटा? सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी मिल जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की क्लास आपकी मिल जाएगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की सेकंड सेमेस्टर क्लास भी मिल जाएगी, और 6 महीने तक आपस में जुड़े रहेंगे, ग्रुप में क्लास भी होती रहेगी। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका 150 रुपये फीस में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का आपको फीस जमा कर देनी है, और आपको जुड़ जाना है। मात्र और मात्र 150 रुपये में दोनों सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।